गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में डी एंड एफ लोग स्टार्ट कर दिया था, जिसमें 3D, 4D, 5D, 6D 4 सीरीज के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था हमने। एंड इसका बात कर रहे थे हम प्रमाणवीय आकार ये और त्रिज्या, इन दोनों की बात कर रहे थे ना, शायद ये हेडिंग डाल रखी थी हमने। ओके, इसमें थोड़ा सा बताया था आपको, मैं एक बार वापस से उसको रिवाइज कर देता हूँ, है ना। क्या बताया था बेटा? देखो, दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे हम। अच्छा, चाहे त्रिज्या हो चाहे आकार हो, एक ही जैसे बात है। त्रिज्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ जाएगा, त्रिज्या कम होगी तो आकार कम हो जाएगा ना, इसलिए एक साथ ही पढ़ते हैं इसको। प्रमाणवीय आकार व त्रिज्या, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, देखो कल भी बताया था तुम्हें थोड़ा सा इसके बारे में कि 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था ना। देखो, 2 चीजें बताई थी आपको, एक तो होता है जेड इफेक्टिव। अच्छा, इससे पहले तो आपको बताया नाभिकीय आवेश, लिखवाया था कि इसमें कुछ, एक तो होता है नाभिकीय आकर्षण बल, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता है, ये बात आपको बता दी थी। जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते हैं तो प्रोटॉन बढ़ेंगे तो नाभिक पे जो होगा धनावेश बढ़ेगा, तो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको आकर्षित करने की पावर बढ़ेगी। उसी को कहा था हमने नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिक के द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है। नाभिक के द्वारा बाहरी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल, उसका क्या कहलाता है बेटा? नाभिकीय आकर्षण बल। दूसरी बात करिए हमने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल। इसमें यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब एक एक आ रहे थे ना डी के अंदर, तब तक कोई समस्या नहीं थी। जैसे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना स्टार्ट हुई, युग्मन बनना स्टार्ट हुआ, उस टाइम पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल लगा था, रिपल्सन फोर्स अप्लाई हुआ था। दैट इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल। क्लियर हुई बात है? ठीक है। ये दोनों चीजें थोड़ी बहुत डिस्कस कर ली थी हमने, ठीक। इसमें यह बताया था नाभिक के आकर्षण बल तो साइज को घटाता है, मतलब ये होता है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है, ये साइज को इंक्रीज करता है, मतलब ये होता है बेटा समानुपाती। क्लियर हुई ना बातें? ओके, ठीक। अच्छा, तो ये 2 चीजें थी। इन दोनों को मिलाकर के बोलते बेटा जेड इफेक्टिव। इन दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव हिंदी में बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। नाभिकीय आकर्षण बल और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण को मिलाकर के सम्मिलित रूप से जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश कहा जाता है। मतलब जेड इफेक्टिव की जब भी बात करोगे 2 चीजें अप्लाई होती है, एक नाभिकीय आकर्षण और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। इन दोनों से जो भी बैलेंस होकर आया होगा वो जेड इफेक्टिव है। ओके, ठीक है। अच्छा, ठीक, ये बात समझ में आई आपको? अब हमने बात करी थी 3D सीरीज की, हमें तो वही बात करनी थी। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी आती है बेटा, एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई पूरी, है ना। एक प्रॉपर्टी और आती है इसमें साथ के साथ, वो होती है बेटा शील्डिंग इफेक्ट। आपने सुना है क्या कहीं? परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, जानते हो ये चीजें? कोई बात नहीं, नहीं जानते तो अब हम देखते हैं बेटा, हम जानते हैं। देखो, है ना, हाँ, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है बेटा ना। ओके, अब इसमें क्या बात करें, इसको हटाओ, है ना, न्यूक्लियस ही अपना यहाँ रखना है। ओके, अब इसमें क्या है बेटा, जैसे ये न्यूक्लियस होगा बीच में, अब हम ये कह रहे हैं कि एक कोष ये हुआ, अब मान लो इसमें मैं इस तरीके से बनाता हूँ, ये दूसरा कोष रहा होगा, ठीक है।
अच्छा कोई बात नहीं, इसको छोड़ो ना। तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इस कोस रहा, एक इसके बाहर का कोस आएगा, इस तरीके से रहेंगे। अब ये कह रहे हैं कि ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मान लो इसका इस पर आकर्षण बल लग रहा होगा, जो भी लग रहा है, ठीक है, इस नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर कोई आकर्षण बल लग रहा होगा। अब हमने एंट्री करा दी बेटा बीच में किसकी, यहाँ इस n-1 कोश में इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो गए। परिरक्षण प्रभाव जो लगता है ना बेटा वो n-1 या n-2 की वजह से लगता है। कहने का मतलब आंतरिक कोशों की वजह से लगता है, सबसे बाहर वाले कोश से इसका कोई लेना देना नहीं होता। देखो परिरक्षण, परि का मतलब चारों ओर आवरण करके एक रक्षा करता है उसकी, है ना। कहने का मतलब ये है कि बाहरी इलेक्ट्रॉन पर इस नाभिक का एक आकर्षण बल लग रहा है, तो बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसमें। अब इसको मैं n कक्षक बोल रहा हूं तो इसको क्या बोलूंगा, n-1, ओके। और इसके अंदर वाले को फिर क्या बोलूंगा, n-2। ये चीजें समझ में आ रही है ना। जैसे सबसे बाहर वाला n, उसके अंदर वाला n-1, उसके अंदर वाला n-2। अब ये कह रहे हैं परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या है, जब n-1, क्योंकि आपको पता है ना d की बात कर रहे हैं हम तो, और d में इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो d हमेशा n-1 रहता है, तो d1 बढ़ता है, फिर d2 होता है, फिर d3 होता है। मतलब n-1 कोश में इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होते हैं, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ऐसे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बीच में ही एक लेयर बना लेंगे बेटा ये इलेक्ट्रॉन मिलके, जो इस नाभिक के आकर्षण बल को यहीं रोकने का काम करते हैं। बाहर वाले कोश जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जाने ही नहीं देते। परिरक्षण मतलब चारों तरफ घेर के एक रक्षा करते हैं उसकी, किसकी, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर जो इस नाभिक का आकर्षण बल जा रहा था उसको रोकने का काम कर रहे हैं, है ना। तो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से अब इस नाभिक का इस पे कंट्रोल कम हो गया, ये बीच में रोक गए, इसके प्रभाव को बीच में रोक दिया तो ये फ्री हो गया। मतलब बाहर वाला कक्षक थोड़ा फैल जाएगा मतलब पूरे परमाणु का आकार बढ़ जाएगा, समझ गए। तो परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या है, ये आकार को बढ़ाने का काम करता है, ये आकार को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है ना। आकार को बढ़ा रहा है कौन, परिरक्षण प्रभाव, ठीक है। आकार को कौन बढ़ाएगा भाई, परिरक्षण प्रभाव, ये आकार को बढ़ाता है ना। इसका काम क्या है, आकार को बढ़ाने का ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ये समानुपाती होगा किसके, आकार के, ठीक है। जैसे जैसे परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा आकार बढ़ता है, परिरक्षण प्रभाव कम है आकार भी कम होगा। शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे तो SE भी लिख सकते थे शॉर्ट में, है ना। शील्डिंग इफेक्ट परिरक्षण प्रभाव, तो उसको SE की फॉर्म में शॉर्ट में लिखेंगे। उम्मीद है 2-3 चीजें समझ में आई, ठीक है। अब होता क्या है, जेड इफेक्ट, देखो इनको अलग अलग नहीं पढ़ रहे हम, एक साथ ही पढ़ रहे हैं। देखो जेड इफेक्ट ये तो है जो है, ये प्रतिकर्षण बल जब बढ़ेगा तो आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी, है ना, ठीक है। तो ये चीजें इनसे प्रभावित होती है। अब हम इस पूरे प्रभाव से देखते हैं भाई क्या क्या प्रभाव पड़ता होगा। 3D सीरीज की बात करेंगे तो 3D सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, यही होगी ना भाई, ठीक है। इसमें देखो D1 और S में कितना है 2, D2 S2, D3 S2, D4 नहीं आता, कितना हो जाता है, D5 S1 हो जाता है, फिर D5 आएगा S2 हो जाएगा, फिर D6 हो जाएगा S2, D7 हो जाएगा S2, D8 हो जाएगा S2, D9 हो जाएगा S2, लेकिन 9 की जगह कितना हो जाएगा बेटा 10, तो S में 1 और D10 S2। क्लियर है क्या तक की बात है, ठीक है। अच्छा ये क्यों बनाया है, क्योंकि इसमें तुम्हें डिफरेंस दिखाने के लिए। अब देखो इसमें क्या कहा था बेटा आपको, स्कैंडियम से मैग्नीज तक का पैटर्न अलग चलता है, समझना इस चीज को ना। Fe से निकल तक का पैटर्न अलग है, एंड कॉपर और जिंक पर जाकर के इसकी समस्या अलग आ जाती है, ठीक। ऐसा कैसे होता है, क्योंकि अब जब हम इसमें बात करते हैं डी कोर्स में टोटल 5 कक्षक होते हैं, है ना। इसमें भी कितने होंगे 5, अच्छा डी की बात कर रहा हूं तो डी के बनेंगे 5, इसमें भी 5 ही होंगे डी की बात कर रहे तो, ठीक है। डी के इलेक्ट्रॉन बनाते भाई, देखो इसमें क्या होगा, पहले 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएगा और फिर 5, यानी मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच सकता है, यहाँ तक जो बनाया है, मतलब सब में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक से ज्यादा नहीं आ रहा, इसलिए Mn तक का पोर्शन ये रखा हमने। इसके आगे चले, फिर 5 के बाद चल रहा है 6, तो एक तो सब में आएगा ही आएगा, ये तो फिक्स हुआ।
5 हो गए, फिर छठा आ रहा है यहाँ आएगा, 7वां आ रहा है इसमें आएगा, 8वां आ रहा है इसमें आएगा, अधिकतम यहीं तक जा सकता है, इसके आगे नहीं जा रहा। D10 वाले में सारे के सारे हो गए फुल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10। उम्मीद है बातें समझ में आ रही है, ठीक है। मतलब ये बेटा इसमें सारे के सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें कुछ अयुग्मित है और बाकी युग्मित होना स्टार्ट हो गए, इसमें सारे युग्मित हो गए। तो ये कुछ समझ में आ रही है ना चीजें आपको, भाई इसको इस तरीके से डिवाइड क्यों किया है। अब इसमें क्या होता है कि देखो जो हमने 3 कारक पढ़े, नाभिकीय आवेश तो लगातार बढ़ेगा, एक तो बेटा नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर चार्ज, ये तो लगातार बढ़ेगा, है ना, क्यों, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, सॉरी ये नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, है ना। तो क्या करें, लगातार आगे जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिक का आवेश बढ़ेगा तो आकार को क्या करेगा, ये कम करेगा, समझ गए ना, ठीक है, आकार को क्या करेगा भाई, कम करेगा। और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, वो क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण आकार को बड़ा करने की कोशिश करता है ना। तो 2 चीजें हैं आपके पास में, एक तो है न्यूक्लियर चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, है ना। अब देखो पहले वाले केस में देखो आप, न्यूक्लियर चार्ज नाभिक बढ़ रहा है, रिपल्सन तो बिल्कुल होगा ही नहीं, फर्स्ट वाले केस में तो बिल्कुल कम होगा, मैंने डाउन कर दिया बिल्कुल, और न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ेगा आगे जाने पर, बढ़ रहा है कोई इशू नहीं है। अगले केस पे पहुंचा मैं, नाभिकीय आकर्षण बल जो है वो तो अब भी प्रोटॉन एक एक बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये भी अभी उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बताओ जो पहले कहा था हमने बिल्कुल कम है, क्योंकि इसमें एंट्री स्टार्ट हो गई, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया, अब इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण लगेगा, कुछ वैल्यू बढ़ेगी, सही है। तीसरे वाले केस में चलूं, नाभिकीय आकर्षण बल, बोले सर कोई दिक्कत नहीं, प्रोटॉन तो यहाँ भी बढ़ रहा है, तो मतलब इसका मतलब ये तो बढ़ेगा, ये तो बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल बताओ, क्योंकि पूरे ही युग्मित हो गए तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, सबसे ज्यादा इसी में मिलेगा, तो इसको मैंने और ज्यादा बढ़ा दिया, पहले एक बार बढ़ाया था, अब इस तरीके से कर दिया डबल बार, मतलब और ज्यादा इंक्रीज हो गया। तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, तीनों का डिफरेंस देखते रहना बेटा, ये चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही। अगर ये चीज समझ में आ गई तो यहां से आपको समझ में आएगा कि जेड इफेक्टिव जो है दोनों से मिलके तो बनेगा, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से मिलके बनेगा। अगर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन घट रहा है ना, इसका मतलब जेड इफेक्टिव क्या होगा, मतलब इसका अकॉर्डिंग बताओ साइज में जेड इफेक्टिव नॉर्मली जो होना चाहिए रहेगा, है ना। मैं जेड इफेक्टिव की तुलना किससे करूंगा बेटा, इसमें एक तो लिख रहा हूं मैं जेड इफेक्टिव, और एक वो शील्डिंग इफेक्ट जो परिरक्षण प्रभाव लिखा है ना, इसमें भी वही दोनों चीज लिखूंगा, जेड इफेक्टिव और परिरक्षण प्रभाव शील्डिंग इफेक्ट, इसमें भी वही लिखूंगा, जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट परिरक्षण प्रभाव, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की, ये चीज ध्यान से समझना बेटा। पहले केस में क्या होता है, देखो ये बात तुम्हें पता है ना, जेड इफेक्टिव आकार को घटाता है और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ाता है। मैं वापस लिख देता हूं, जेड इफेक्टिव जो होगा ना ये आकार को घटाता है, कम करता है ना, और शील्डिंग इफेक्ट जो परिरक्षण प्रभाव है ना ये आकार को बढ़ाएगा, ओके, है ना। अब यहां से ये कह रहे हैं स्टार्टिंग के केस में न्यूक्लियर, देखो ये तो बहुत कम है, इसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, इसका प्रभाव नहीं पड़ा तो सारा प्रभाव इसका पड़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या करता था हमने देखा, न्यूक्लियर चार्ज आकार को घटाता है, तो जेड इफेक्टिव अपना प्रभाव दिखाएगा, आकार घटेगा ओवरऑल, ये चीज समझ में आई, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इन दोनों के हिसाब से तो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ये कम है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो इसमें क्या होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा रहता है। फर्स्ट वाले केस में क्या होता है बेटा, जेड इफेक्टिव ज्यादा रहता है। परिरक्षण प्रभाव क्या, मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अभी आना स्टार्ट हुए हैं, इतना नहीं है, तो ऐसा कुछ केस है। अगले केस में क्योंकि जेड इफेक्टिव में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का भी योगदान हो गया, तो इसने क्या किया भाई, ये क्या करता है, साइज को घटाता है, उसका अपोजिट काम करता है ना भाई, ये साइज को क्या कर रहा था, घटा रहा था, तो ये बढ़ाएगा। ओवरऑल क्या समझे भाई, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी, तो इसको मान को कम करके ये इसके लगभग बराबर ले आता है। देखो क्या कहा हमने, वो तो उसको छोड़ दो, वो तो तीनों में बढ़ रहा है,
दिक्कत आ रही है इसकी, ये कम तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा, ये थोड़ा बढ़ा तो जेड इफेक्टिव इसके बराबर, ये और बढ़ गया तो अब कम हो गया। पहले केस में जेड इफेक्टिव ज़्यादा क्योंकि था ही नहीं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, दूसरे में इलेक्ट्रॉन थोड़ा आया तो उसके बराबर ले गया, मतलब इसको कम करता ही है, इसने कम किया, थोड़ा सा कम किया तो उसके बराबर आया, और कम कर दिया तो अब बड़ा वो हो गया। ठीक है, तीनों केसों में। तो स्टार्टिंग अब ये जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, आकार को घटाता है, मतलब स्कैंडियम से Mn तक आकार घटता है, आकार घटता है यहां तक। फिर उसके बाद इस जगह दोनों सेम है तो आकार लगभग समान, ना एक घटाएगा एक बढ़ाएगा तो वो लगभग सेम ही रहेगा ना, आकार लगभग समान। तीसरे केस में ये ज्यादा हो गया, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो आकार बढ़ेगा, तो आकार बढ़ता है, इसमें आकार बढ़ता है। फाइनली सारी चीजें मिला करके इतनी बात समझ में आई। 3D सीरीज में बात करेंगे, स्कैंडियम से मैग्नीज तक आकार में कमी आती है, आयरन से निकेल तक आकार लगभग समान होता है, कॉपर से जिंक पे जाने पर आकार का मान बढ़ता है। क्लियर होगी बातें? ये पूरा डिटेल एनालिसिस है, क्यों घटता है क्यों बढ़ता है। ओके, चलिए अब लिखवा देते हैं इसमें ना। तो हेडिंग तो आपने डाल रखी है, उसमें लिखो परमाणुवीय आकार को दो कारक प्रभावित करते हैं। दो कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1 लिखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश ब्रैकेट में लिख देना बेटा जेड इफेक्टिव, ऐसे लिखना, जेड को कैपिटल लिखना और इफेक्टिव को छोटा नीचे है ना, जेड इफेक्टिव लिख दिया। दूसरा लिखो, साथ के साथ लिखो परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव ब्रैकेट में लिख देना, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं तो SE लिख देना बेटा, है ना, क्योंकि बार बार अपने ऐसे ऐसे लिखा तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसे है क्या, परिरक्षण प्रभाव है। ठीक है, अब लिखिए आगे। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश दो कारकों पर निर्भर करता है। दो कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से बेटा? ए और बी करके लिख दो। पहला लिख दो नाभिकीय आकर्षण बल, ऐसे कैसे लिख देना, देखो पहला ये लिख के इसके आगे समानुपाती 1/, आकार लिख देना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल इसके समानुपाती आकार लिख देना। दोनों पॉइंट है ना, ए और बी करके लिख दो इनको। लिख दिए दोनों। अब आगे लिखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने पर आकार में कमी होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने पर आकार में कमी होती है। लिख दिया गया। प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने पर आकार में क्या होती है बेटा? कमी होती है। इसको लिखो जेड इफेक्टिव समानुपाती 1/, आकार। जेड इफेक्टिव समानुपाती 1/, आकार, पहला इक्विवल है ना, लिख दिया।
और आगे लिखो, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव के बढ़ने पर, परिरक्षण प्रभाव के बढ़ने पर आकार में वृद्धि होती है। आकार बढ़ेगा इसमें, परिरक्षण प्रभाव के बढ़ने पर आकार में वृद्धि होती है। इसमें लिख देना, ये समानुपाती आकार है ना। हो गया, ठीक है। अब लिखते हैं अपन 3D श्रेणी में, है ना। तो ऐसे सब हेडिंग डाल लो 3D श्रेणी में, वो इसी के अंदर चल रहा है सब आकार वाकार में, है ना। 3D श्रेणी में इतना लिख दो बस, और लिखो इसके अंदर अब 3D श्रेणी में स्कैंडियम से मैग्नीज तक, स्कैंडियम से मैग्नीज तक आकार घटता है, आकार घटता है। Fe से निकल, है ना, Fe यानी आयरन, आयरन से निकल तक आकार लगभग समान रहता है, तथा कॉपर से जिंक की तरफ आकार में वृद्धि होती है, कॉपर से जिंक की तरफ आकार में वृद्धि होती है। ठीक है। अब इसमें बेटा मैं तो इतना ही लिखवाऊंगा, आप अगर इसको और डिटेल में जैसे भी लिखना चाहो तो ये सारी चीजें बता सकते हो। क्या क्या चीजें, कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है जिससे, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल घटता है। इनके फलस्वरूप जेड इफेक्टिव का मान बढ़ जाता है, अतः आकार का मान कम हो जाता है। ये यहाँ तक का सिस्टम होगा। फिर आगे क्या बताओगे, Fe से निकल तक जाने पर न्यूक्लियर चार्ज यानी नाभिकीय आवेश तो बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल का मान भी बढ़ता जाता है, जिससे जेड इफेक्टिव का मान कम हो जाता है, अतः जेड इफेक्टिव और ये परिरक्षण प्रभाव दोनों लगभग समान हो जाते हैं, अतः आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है। अगले पे चले, कॉपर से जिंक की तरफ जाने पर न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। ये इसमें भी बढ़ा था, इसमें और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे जेड इफेक्टिव का मान अत्यधिक कम हो जाता है। ठीक है, अतः जेड इफेक्टिव का मान परिरक्षण प्रभाव से कम होता है, इसलिए आकार में वृद्धि होती है। समझ गए क्या? इसमें जो चीजें दिख रही है इसका मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, ये पूरी टेबल बना लो इसी के। मैं इसको हिंदी में नहीं लिखवा रहा, सारा मैंने इसमें लिख दिया है ना। आप इतना लिखाओगे कुछ नहीं पड़ेगा, एग्जामिनर सब इसी से नंबर दे देगा।
बेटा ये अपन ने ना पांचों के लिए मिक्स करके एक ही बना दिया है ना। आप अगर वैसे इतना जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी इसके समझोगे तो इसमें एक ही बनाना, इसमें दो बनाना, इसमें तीन बनाना, ये समझ में आता है ना आपको। अपने पांचों के तक मैक्सिमम 5 ही तक तो आ सकते हैं, इसलिए वो मैक्सिमम वाला केस लेके चले तीनों में। हो गया, लिख लेने तक। तो ये तो बात हुई 3D श्रेणी में, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे बेटा वो पूरे डी ब्लॉक में बात करेंगे। तो जैसे इसमें 3D श्रेणी लिखा था ना, ऐसे लिखो डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में देखो ये 3D सीरीज है, ये 4D है, ये 5D और ये 6D। 6D के आगे के हिस्से की बात नहीं कर रहे, ठीक है भाई, यहीं तक का अपना मेन काम होता है, इसी से जरूरत थी ना। नॉर्मल केस में क्या होता है बेटा, 3D है ना, इससे बड़ा आकार किसका होगा, 4D का। कोषों की संख्या बढ़ती है भाई, ये चौथे कोष में आता है, n बराबर 4 होता है, ये पांचवें कोष में आता है। कोष मतलब जैसे ये था ना, ये 4 का मतलब 4 होंगे इसमें, 5 वाले में 5 हो जाएगा तो आकार बढ़ेगा ही। 3 से ज्यादा, 4 से ज्यादा आकार 5 में होगा, 5 से ज्यादा 6 में होगा, 6 से ज्यादा 7 में होगा, ऐसे चलेगा, है ना। ये n बराबर 6 के लिए, ये n बराबर 7 के लिए। क्लियर है। अब होता है क्या है बेटा, वैसे 3D से बड़ा आकार किसका होता है, 4D का। लेकिन 4D के बाद में 5D का आकार ज्यादा बड़ा नहीं होता, वो लगभग बराबर हो जाता है इसके, है ना। बोले ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, इस चीज को समझना कि इसमें क्या होता है। देखो 3D से ज्यादा 4D होगा, ये फिक्स है। इसका मतलब स्कैंडियम और इट्रियम में से देखूंगा तो इट्रियम का आकार बड़ा होगा, टाइटेनियम जिरकोनियम में से देखूंगा जिरकोनियम बड़ा होगा, ऐसे वेनेडियम नायोबियम में से नायोबियम बड़ा होगा, क्रोमियम मोलिब्डेनम में से मोलिब्डेनम बड़ा होगा, और सिमिलर ऐसे मैग्नीज टेक्नीशियम, Fe आयरन से रुथेनियम, कोबाल्ट से रोडियम, निकल से पैलेडियम, कॉपर से अर्जेंटम, जिंक से कैडमियम, सब बड़े होंगे, है ना। मतलब नीचे वाले है ना जो 4D वाली सीरीज, ये 3D से बड़ी होगी। अब उसके बाद में सुनना बेटा, देखो ये बात पता है आपको, ये 57 पे आता है, 57 का ये कौन से पे आता है, 72 पे। ओके, अब इसमें ये दिक्कत आती है कि इससे बड़ा तो ये है लेंथेनम, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, लेंथेनम बड़ा होता है, इट्रियम से बड़ा लेंथेनम है। लेकिन जैसे हम बाद में चलते हैं हाफनियम में, इसके बीच में 58 से 71 तत्व आ गए, और हमें पता है इन तत्वों का लगातार आकार घटेगा। ऐसे 58 से 71 तक पहले घटा है, तब इतना घट गया कि हम 72 पे जब जाके पहुंचे, तो वो घटते घटते इतना घट जाता है कि इसका आकार लगभग इसके बराबर ही रह जाता है ना। तो पहला वाला एलिमेंट तो बड़ा है क्योंकि ये तो सीधे सीधे नंबर है, पर बीच के वो तत्व गायब हुए ना, उनको बोलते हैं लेंथेनाइड तत्व,
है ना, लेंथेनाइड के बाद आ रहे हैं। तो लेंथेनाइड तत्व की वजह से क्या होता है, उनका आकार लगातार घटता है और घटकर इतना कम हो जाता है कि 4D और 5D के आकार लगभग बराबर हो जाते हैं। ऐसे अब इसके बाद के थ्रूआउट सब बराबर रहेंगे लगभग। पहले वाले तत्व में नहीं था, यहाँ इसके जस्ट बाद से स्टार्ट हुई श्रेणी, इसलिए इसके बाद वालों पे अप्लाई हुआ। इनके सबके आकार क्या होंगे, लगभग समान होंगे। ये बात समझ में आई। और एक्टिनम की बात करूं तो लेंथेनम से बड़ा फिर ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वाले फिर वही लगभग समान होते हैं, पर उनकी बात नहीं करनी हमें। क्लियर हो रही है ना बातें, ठीक है। तो इसे कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड के जो तत्व होते हैं इनका लगातार आकार घटता जाता है। आकार घटने की वजह से 5D श्रेणी में लेंथेनम के बाद आने वाले तत्वों का आकार लगभग 4D श्रेणी के तत्वों के समान हो जाता है। यह प्रभाव ही लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है, ठीक है। क्योंकि इनका आकार इसके लगभग बराबर हो रहा है, वो इस बीच में जो तत्व हैं उनकी वजह से हो रहा है, उसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ऐसे सिमिलर अप्लाई होगा एक्टिनाइड संकुचन, जो इसके बाद में होता है। इसकी वजह से इनका आकार भी इनके बराबर ही रहता है लगभग, वो एक्टिनाइड संकुचन कहलाता है, ठीक है। क्लियर हुई ना बातें। तो आप पहले तो इसको लिखोगे, 3D से बड़ा 4D होता है और 4D और 5D लगभग बराबर होते हैं, फिर इसको बनाओगे, क्योंकि एक एक के लिए लिखवा नहीं सकते, वो इसको बनाओगे डायरेक्ट। इसको बना के पहचान में आ रहा है ना इसका मतलब क्या है, सारी चीजें। 6D में केवल एक ही लिखा बेटा एक्टिनम, है ना, बाकी की जरूरत नहीं है अपनी। हो गया, ठीक है। इस चीज को मैं लिखवा देता हूं, इनका आकार समान होता है, उसका रीजन क्या है, लेंथेनाइड संकुचन। लिखो 5D श्रेणी में लेंथेनम के बाद आने वाले तत्वों का आकार 4D श्रेणी के 4D श्रेणी के तत्वों के आकार के 4D श्रेणी के तत्वों के आकार के लगभग समान होता है। लगभग समान होता है, जिसका कारण
लेंथेनाइड संकुचन होता है। लेंथेनाइड संकुचन, संकुचन मतलब सिकुड़ना, तो वो कम करता है आकार को, इसलिए ना लेंथेनाइड संकुचन होता है। अलग से हेडिंग डाल लो, लेंथेनाइड संकुचन, इसी के अंदर है ना, सब इसी में चल रहा है, लेंथेनाइड संकुचन। लिखो इसमें 5D श्रेणी में 5D श्रेणी में लेंथेनाइड तत्वों के आकार में लगातार कमी होने के कारण इनका आकार 4D श्रेणी के तत्वों के लगभग समान हो जाता है। 4D श्रेणी के तत्वों के लगभग समान हो जाता है। इसे ही लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इसे ही लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अभी तक हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली, दो गुणधर्म हो गए इसके। पहला गुण कौन सा लिखा था हमने? धात्विक गुणधर्म। और दूसरा कौन सा लिखा है? प्रमाणवीय आकार उत्तेजित। और कुछ नहीं पढ़ा ना इसके अलावा? अब तीसरी हेडिंग ला लो, घनत्व। घनत्व इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है ना। लिखो इसमें डी ब्लॉक के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर घनत्व में असमान परिवर्तन होता है। असमान परिवर्तन होता है। आप सुनो बेटा, देखो घनत्व की बात कर रहे हैं तो घनत्व में आपको एक बात पता है, घनत्व का फॉर्मूला जानते हो क्या आप? घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अरे डी का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। बताते क्यों नहीं? डी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। सही है? देखो बेटा, रेगुलर आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आपको समझ में आ रहा है मास तो बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन की संख्या एक एक बढ़ रही है तो उसका द्रव्यमान तो बढ़ेगा, लेकिन आयतन भी तो डिफेक्ट करेगा इसमें। अब आपको पता है, देखो मास तो लगातार बढ़ रहा है सब में, इसके हिसाब से तो घनत्व बढ़ना चाहिए। देखो इसमें क्या समझ में आ रहा है? मास बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, और दूसरा वॉल्यूम बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा, है ना? क्रमानुपात ये। पहले वाले केस में देखो बेटा, आकार कम हो रहा है तो आयतन क्या हुआ? कम। समझ गए? देखो द्रव्यमान तो लगातार बढ़ेगा, तो वो तो सब में लगातार बढ़ रहा है, उसको तो छोड़ दो। ये तो एक एक इकाई सब में बढ़ रहा है, इसको छोड़ो। अब पूरा प्रभाव पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। आकार घट रहा है तो छोटे आकार का आयतन भी कम होगा, क्योंकि सब के सब स्फेयर ही तो मानते, गोला ही मानते हैं, है ना? तो क्या करें हम कि पहले क्या हो रहा है? आकार घट रहा है, आकार घट रहा है मतलब आयतन भी घट रहा है, तो घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? तो जब स्कैंडियम से Mn तक की बात करेंगे तो घनत्व बढ़ेगा। यहां घनत्व कैसा रहेगा?
वही लगभग समान। इसमें क्या होगा, घनत्व घटेगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब आकार को मत लिखना, आप डायरेक्ट वो लिख दो घनत्व, है ना। ठीक है, ये विन्यास विन्यास लिखने की जरूरत नहीं बेटा आपको ना, ये तो हो गया पहले बता दिया, अब इसको क्या लिखेंगे बार बार, है ना। ठीक है, बस इतना ही लिख दो स्कैंडियम, और इसमें तोड़ देना इसको 3 भागों में इस तरीके से। तो उसमें लिख देना फर्स्ट वाले में घनत्व बढ़ेगा, घनत्व समान रहेगा, घनत्व घटेगा, तीनों चीजें लिख दो। हो गया। अच्छा, तो इसमें बताओ सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? अरे बेटा, सर्वाधिक घनत्व की बात कर रहा हूं। यहाँ क्या हुआ, सबसे कम है, फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, यहाँ देखो बढ़ गया, बढ़ने के बाद वही कांस्टेंट चल रहा है, कॉपर के बाद में घटना स्टार्ट होता है। सर्वाधिक घनत्व की बात करो तो कॉपर तक रहेगा मैक्सिमम, कॉपर तक जो भी हुआ हो गया, इसके बाद में घटा है, मतलब कॉपर से जिंक जा रहे हैं जब घट रहा है। और न्यूनतम भूलिए ना आपको, ठीक है, तो वो किसका हो जाएगा, स्कैंडियम का। जिंक में घट जाता है थोड़ा, इसलिए कॉपर का ही अधिकतम रहेगा, कॉपर का जिंक में घट गया, कम हो जाता है ना। तो ये लिख दो, 3D श्रेणी में सर्वाधिक घनत्व कॉपर तथा न्यूनतम घनत्व स्कैंडियम का होता है। 3D श्रेणी में सर्वाधिक घनत्व कॉपर का तथा न्यूनतम घनत्व स्कैंडियम का होता है। लिख दिया, है ना। अब आगे लिखेंगे, देखो बेटा, अब मैं ये तो हो गई बात इनकी 3D की। इसमें बात करूं तो इसमें क्या होता है, इससे बड़ा आकार किसका बेटा, इससे बड़ा आकार इसका होगा, आकार बड़ा होगा तो द्रव्यमान भी बढ़ रहा है। देखो इसमें तो क्या एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा था, इसमें काफी सारे बढ़ रहे हैं एक साथ, समझना उस चीज को। इसमें तो क्या था बेटा, एक प्रोटॉन बढ़ा, एक प्रोटॉन बढ़ा, इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं था। इसमें काफी सारे प्रोटॉन बढ़े तो द्रव्यमान काफी बड़ा है, इसलिए इनका घनत्व बढ़ता है डायरेक्ट। मतलब 3D से ज्यादा घनत्व किसका होगा, 4D से, और 4D से ज्यादा किसका होगा, 5D का होगा। अब 5D में एक केस और आ जाता है, क्या, इसके बाद में लेंथेनाइड संकोचन, आकार को कर दिया कम, आकार को कम कर दिया। अब आपको पता है बेटा, द्रव्यमान बटे आयतन, आकार कम हो गया तो घनत्व और ज्यादा बढ़ेगा, समझ रहे हो। मतलब वैसे नॉर्मल केस में बढ़ ही रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, लेंथेनाइड संकुचन की वजह से आकार बहुत कम हो जाता है, इसलिए घनत्व और बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये डबल बढ़ जाता है, लगभग 2 गुना हो जाता है 5D का घनत्व, है ना। वैसे बढ़ेगा 3D से ज्यादा 4D का, 4D से ज्यादा 5D का, लेकिन क्या काम ने कि 5D का 4D से लगभग 2 गुना हो जाता है। तो लिखो, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व का मान लगातार बढ़ता है। घनत्व का मान लगातार बढ़ता है तथा 5D श्रेणी में लेंथेनाइड संकुचन के कारण
लैंथेनाइड संकुचन के कारण घनत्व का मान 4D से 2 गुना हो जाता है, 4D से 2 गुना हो जाता है। ठीक है, इस लाइन को लिख देता हूं, 3D से ज्यादा 4D का, 4D से ज्यादा 5D का। डबल एरो इसलिए लगा दिया, थोड़ा ज्यादा बढ़ गया इसलिए लिख दिए। हो गया ना? ठीक है, एक छोटी सी बात और, एक बेटा एस ब्लॉक से कंपेयर करूं मैं, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में से बताओ ज्यादा घनत्व किसका होगा? आकार किसका कम होता है? डी ब्लॉक नहीं, आकार की पूछ रहा हूं, पहले आकार बताओ। आगे जाने पे घटता ही है, तो डी का कम होता है, आकार कम घनत्व ज्यादा, है ना? तो अगर मैं इनमें बात करूं, कंपेयर करूं, तो एस ब्लॉक से ज्यादा घनत्व किसका होगा? डी ब्लॉक का होगा। एक लाइन ये भी मेंशन कर दो, डी ब्लॉक तत्वों का घनत्व एस ब्लॉक तत्वों से अधिक होता है। डी ब्लॉक तत्वों का घनत्व एस ब्लॉक तत्वों से अधिक होता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे के टॉपिक्स, है ना? ओके, थैंक यू।